नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वनस्पति विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी होने वाली आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पहला भाग हमारा है कोशिका एवं आनुवंशिकता से संबंधित प्रश्नों का। तो सबसे पहले हमें इसके दिए गए हैं वन लाइनर प्रश्न और इसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रश्न भी करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, शिशु में प्रत्येक लक्षण डैश के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका आंसर है पिता तथा माता दोनों से। शिशु में प्रत्येक लक्षण पिता तथा माता दोनों से प्रभावित हो सकते हैं, दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी। तो किस स्रोत में की थी? तो इसका आंसर है तालाब के जल में। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब के जल में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी। तो इसका आंसर है पतली कार के टुकड़े में देखकर की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें पतली कार के टुकड़े में देखकर की थी। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? इसका आंसर है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रक में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली। दोस्तों सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो इसका आंसर है कोशिका विभाजन से। इस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर है सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो आंसर है सेलुलोज से। पादप कोशिका भित्ति जो है वो मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। किसको कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सूत्र कणिका को यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन सा एक अंगक कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम। किसी कोशिका में सेंट्रियोल का मौलिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर है कोशिका विभाजन में सहायता। किसने आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो गर्भाधान तकनीक की खोज की थी? इसका आंसर है रॉबर्ट एडवर्ड्स ने। आईवीएफ की जो खोज है वो रॉबर्ट एडवर्ड्स ने की थी, आप जरूर याद रखें। आरएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका आंसर है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो संक्षिप्त रूप है, जो फुल फॉर्म है, वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह जो कथन है वो किस सिद्धांत का है? तो आंसर है कोशिका सिद्धांत का। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो इसका आंसर है एम श्लाइडेन तथा टी श्वान ने। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? जे.ई. पुरकिंजे ने। लक्षणों के वंशानुगतियों के नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक शिशु में कितने विकल्प होंगे? तो आंसर है 2। कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति। शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा क्या होगा? तो इसका आंसर है पिता से एक्स गुणसूत्र तथा माता से भी एक्स गुणसूत्र। पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण डैश कहलाता है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, नाभिक तथा प्लाज्मा झिल्ली में से कौन सा एक अंग मनुष्य की गाल की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है लेकिन प्याज की कोशिकाओं में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और डैश से मिलकर बने होते हैं, तो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। श्लाइडेन और श्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो श्लाइडेन और श्वान थे। कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो आंसर है वायरस। वह कोशिकांग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया।
कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो आंसर है राइबोसोम्स में। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक। वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है सेलुलोज की। वनस्पति कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। डैश एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संघनन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है। इसका आंसर है बीजाणु। बीजाणु एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संघनन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं? उसका आंसर है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर है साइटोकाइन। साइटोकाइंस। कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं लाइसोसोम। सहचर कोशिकाएं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी में से सिर्फ किसमें है? तो इसका आंसर है एंजियोस्पर्म में यानी कि आवर्त बीजी में। बहुगुणिता पॉलीपोप्लेट किस में परिवर्तन होने पर होती है? तो इसका आंसर है क्रोमोसोम की संख्या में। क्रोमोसोम की संख्या में। दोस्तों अब शुरू हो रहे हैं इसके एमसीक्यू प्रश्न और पहला प्रश्न दिया गया हमारे सामने, बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं? तो आंसर है कोशिका विभाजन। बहुकोशिकीय जो जीव है वो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। दैहिक कोशिकाओं में प्राय सूत्र विभाजन यानी कि मिटोसिस होता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो इसका आंसर है जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। यह विभिन्न पदार्थों के अनेक अति सूक्ष्म कणों का जलीय विलयन होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्वच्छ रंगहीन चिपचिपा सा दिखाई देता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम एक कला रहित कोशिकांग है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन निर्माण का जो कार्य है वो संपन्न होता है। इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो सकेगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों का समूह मिलकर अंग का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? तो इसका आंसर है बैंगन। अनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी बैंगन को भी हाल ही में खेत में परीक्षण की अनुमति सरकार ने प्रदान की है। गैगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है मटर। अनुवांशिकता की खोज गैगर जॉन मेंडल ने की थी। इन्हें अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था जिसके आधार पर प्रभाविता का नियम, पृथ्वीकरण का नियम तथा स्वतंत्र अपवहन का नियम प्रतिपादित किए गए। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो इसका आंसर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम मुक्त जीवित कोशिका की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? तो इसका आंसर है एक्स और वाई। तो पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स पाए जाते हैं। महिलाओं में एक्स एक्स पाए जाते हैं, ये वुमन में पाए जाते हैं और ये मेल में पाए जाते हैं। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स तथा एक जोड़ी यानी कि 23वां लिंग गुणसूत्र होता है। महिला में 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो है वो एक्स एक्स जबकि पुरुष में एक्स वाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो आंसर है पिता बराबर माता। पिता बराबर माता। सामान्यतः पिता एवं माता द्वारा शिशु में अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा का बराबर योगदान किया जाता है। फर्ण की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। फर्ण की स्त्रीधानी में एक ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका आंसर है पौधे में। इसका आंसर है पौधे में। पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी होती है। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसमें जो आंसर है वो ठीक नहीं दिया गया है। इसका आंसर है वैसे दोनों होंगे, ये लवणोद्भिद, लवण मृदोद्भिद और जलोद्भिद दोनों में पाए जाते हैं।
बाकी हम इसका विस्तार पूर्वक जो दिया गया वो हम पढ़ते हैं। श्वसन मूल जलोदभिद एवं लवण मृदोदभिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते हैं, उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। श्वसन मूल मैंग्रोव प्रजाति का एक विशिष्ट लक्षण है। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? तो इसका आंसर है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। इसमें यह ग्लिसरॉल के रूप में पाया जाता है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का भी अभाव होता है। अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है। तो परागण का क्या परिणाम होगा? तो इसका आंसर है अंतः प्रजनन। यदि किसी पुष्प में परागण उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का परिणाम अंतः प्रजनन होगा। संपरागण का जो परिणाम है वो अंतः प्रजनन होगा। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अंडाणु। लैगिंग जनन में दो विशेष प्रकार की युग्मक कोशिकाएं भाग लेती है। वृषणों में नर युग्मक कोशिकाओं को शुक्राणु तथा अंडाशयों में बनने वाली मादा युग्मक कोशिकाओं को अंडाणु या फिर डिंबाणु यानी कि ओवा कहते हैं। डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो दोस्तों इसमें एक भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हो रहा है, तो इसका विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं। फास्फेट और शर्करा समूहों में विद्युत आवेशित ध्रुवीय परमाणुओं के कारण डीएनए अणुओं की पार्श्वों में स्थित फास्फेट शर्करा श्रृंखलाएं जलरागी होती है यानी कि हाइड्रोफिलिक होती है। ये केंद्रकीय द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म के संपर्क में रहती है। इसके विपरीत अध्रुवीय समाक्षार जलरोधी होते हैं और केंद्रकीय द्रव्य से हटकर डीएनए अणु के अक्षीय भाग में होते हैं। नारियल का पानी है, तो इसका आंसर है विकृत तरल एंडोस्पर्म। नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म है। नारियल जटा यानी कि क्वाइर प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर है कोकोस न्यूसीफेरा से। नारियल की जटा क्वाइर नारियल से प्राप्त होती है। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। कोकस न्यूसीफेरा है। जंतु परागण का क्या आशय है? तो इसका आंसर है जंतुक द्वारा परागण। जंतु परागण से तात्पर्य चमगादड़ अथवा जंतु द्वारा परागण से है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह अत्यधिक घटित होता है। सैकड़ों उष्णकटिबंधीय प्रजातियों का परागण जंतुकों द्वारा किया जाता है। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? इसका आंसर है एंडोस्पर्म। अधिकतर पुष्पीय पौधे के बीजों में निषेचन के समय एक उत्तक का निर्माण होता है, जिसे एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष के जो है वो भ्रूण के चारों ओर ढके रहता है, जिसमें संग्रहित भोजन होता है जो बीज को पोषण प्रदान करता है। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है, तो इसका आंसर है जो अनुवांशिकता रूपांतरित है। जो अनुवांशिकता रूपांतरित है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी कि जीएम फूड से आशय उस खाद्य पदार्थ से है जो अनुवांशिकता रूपांतरित अर्थात ट्रांसजेनिक है। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? इसका आंसर है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए और 7s राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो इसका आंसर है प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड एक प्रमुख दोहरी कला युक्त कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। कुछ पौधों में ये रंगहीन तथा कुछ में रंगीन होते हैं। 25वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी अंगुलीनुमा संरचना बनाती है। इसके भीतर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली में उपस्थित एंजाइम ऑक्सीजोशन के लिए आवश्यक होते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को।
न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में डीएनए सामान्यतः न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिका में मिलते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने डी ड्यूवे ने वर्ष 1955 में की थी तथा इन्हें खोज के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1974 में मिला था। जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लाइसोसोम कहते हैं। यह अतः कोशिकीय तथा बाह्यकोशिकीय पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियां है जो बहुत सारे पदार्थों को अपघटित करती है। इसको कोशिका का आत्मघाती थैला या एटम बम भी कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं? तो आंसर है लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली जो है वो कहा जाता है। तो आंसर है लयनकाय यानी कि लाइसोसोम को। लयनकाय या लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला या सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर है फास्फोलिपोप्रोटीन से। फास्फोलिपोप्रोटीन से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसका निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? इसका आंसर है आवृत्त बीजी में। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं आवृत्त बीजी में पाई जाती हैं। चालनी पट्टी का एक भाग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कोशवाह यानी कि फ्लोएम का। जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं, इसमें पहली है चालनी नलिकाओं, दूसरी है सह कोशिकाओं, तीसरी है फ्लोएम मृदुतक तथा चौथा है फ्लोएम तंतु से मिलकर होता है। आलू में अक्षियां मदद करती हैं। तो इसका आंसर है कायिक जनन में। आलू में अक्षियां कायिक जनन में मदद करती हैं। बहुअंडपी यानी कि मल्टीकार्पलरी युक्त अंडपी एपोकार्पस जायंगता यानी कि जाइनोसियम से किस किस्म का फल जो है वो प्राप्त होता है? तो आंसर है गुच्छेदार। गुच्छेदार फल एक ही फूल के कई अंडाशय के साथ शामिल होने से बनता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी। अतिवर्धन का अर्थ है। तो इसका आंसर है कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि। एक ऊतक या किसी अंग में सामान्य कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि को अतिवर्धन कहा जाता है। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं वह कहलाती है। इसका आंसर है प्लियोट्रोपिक। प्लियोट्रोपिक। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो ऐसी घटना को प्लियोट्रोपी तथा ऐसे जीन को प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो आंसर है उत्तक संवर्धन तकनीक से। उत्तक संवर्धन तकनीक से। काफी संख्या में कम समय में एक ही जैसे पौधे उत्तक संवर्धन तकनीक से उत्पन्न किए जा सकते हैं। किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कहलाता है। तो आंसर है कलम। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है को किसी दूसरे पौधे पर लगाया जाता है, इससे एक नया पौधा तैयार होता है। इसे कलम विधि द्वारा प्रजनन कहते हैं। यह कायिक जनन अलैंगिक विधि का एक प्रकार है। 40वां प्रश्न है कृंतक कोलोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो इसका आंसर है सूक्ष्म प्रवर्धन। अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों का समूह कृंतक कोलोन कहलाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन द्वारा पौधों को संवर्धित करने की विधि है जिससे उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। जल संवर्धन क्या है? तो इसका आंसर है तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि। बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन कहलाती है। इस तकनीक में मिट्टी में उपस्थित खनिज और तत्वों का विलयन बनाया जाता है। तरल विलयन को डालकर पौधे मिट्टी के बजाय केवल पानी, कंकड़ या बालू में उगाए जा सकते हैं। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें से निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? उसका आंसर है मिट्टी का। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं। उसका आंसर है जल संवर्धन। पर्णांग के बीजाणु धानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? तो आंसर है बीजाणु पर्ण।
पराग के बीजाणुधानीधर पत्ते को बीजाणुपर्ण कहा जाता है। परागण क्या होता है? तो इसका आंसर है पराग कोशों से पत्रिका की ओर परागकणों का स्थानांतरण। पराग कोश से निकलकर अंडक के पत्रिका पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और दूसरा पर परागण। निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? तो इसका आंसर है उभय लिंगता। इसका आंसर है उभय लिंगता। उभय लिंगता लैंगिक जनन का एक रूप है। नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो आंसर है हल्दी। करक्यूमिक हल्दी से पृथक किया जाता है। हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। हल्दी का वनस्पतिक नाम करक्यूमा लोंगा है। करक्यूमा लोंगा है। कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है मरुदभिद। मरुदभिद जो होते हैं वो सूखी, शुष्क और रेगिस्तान वास स्थल वाले पौधे होते हैं। जो जलोदभिद होते हैं वो जल में अनुकूलित रहने वाले पौधे होते हैं। और समोदभिद जो होते हैं वो बहुत कम नमी में अनुकूलित रहने वाले पौधे होते हैं। अधिपादप वो होते हैं जो वे पौधे जो दूसरे पौधे पर उगते हैं तथा परजीवी नहीं होते, अधिपादप कहलाते हैं। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर है पत्ते का। कैक्टस में शूल पत्तों का रूपांतरण है। ये शूल रेगिस्तान में कैक्टस में बहुत कम पानी को वाष्पीकृत करते हैं। इसमें युग्मोक्तभिद को प्रोथोलेस कहते हैं। इसमें युग्मोक्तभिद को प्रोथोलेस कहते हैं। तो इसका आंसर है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में युग्मोक्तभिद को प्रोथोलेस कहते हैं। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं। तो इसका आंसर है आत्पोदभिद। आत्पोदभिद। वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उन्हें आत्पोदभिद यानी कि हेलियोफाइट्स कहते हैं। विषम जालिकता की खोज किसने की थी? इसका आंसर है A.F. ब्ले कली ने। A.F. ब्ले कली ने विषम जालिकता यानी कि हेट्रोथालिज्म की खोज अमेरिकी कवक विज्ञानी एल्बर्ट फ्रांसिस ब्लैकली ने की थी। इनके द्वारा की गई थी। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर है सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का। राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है पैंथर और हुकर। जेनेरा प्लांटेरियम पुष्पी पादपों के वर्गीकरण से संबंधित बेथम एवं हुकर द्वारा लिखित पुस्तक है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्वृष्ट हैं। इसका आंसर है सहायक कोशिकाएं। अधिचर्म में रंध्र पाए जाते हैं। वे दो द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट है सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आंसर है आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है आइडियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका कहलाती है। दोस्तों अब आगे हमारे पास शुरू हो रहा है पादप शरीर क्रिया विज्ञान। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित पहले हमें दिए गए हैं वन लाइनर प्रश्न और इसके बाद हम इसके एमसीक्यू प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को क्यों बंद कर देता है? इसका आंसर है पानी के नुकसान को रोकने के लिए। पानी के नुकसान को रोकने के लिए। रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो आंसर है रंध्रों को खोलना और बंद करना दोनों। मरुदभिद पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? तो आंसर है जल का नुकसान रोकने के लिए। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार या आ जा सकते हैं? तो आंसर है विसरण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो आंसर है शैवाल। न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? तो आंसर है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है। फेनिल मैरीक्यूरिक एसीटेट वाष्पोत्सर्जन दर को कम करता है। फेनिल मैरीक्यूरिक एसीटेट वाष्पोत्सर्जन दर कम करता है। एक विष्टाधर पत्ता में वाष्पोत्सर्जन की दर
निचली सतह पर सबसे अधिक होती है। एक पृष्ठधर पत्ता में वाष्पोषण की जो दर है वो निचली सतह पर सबसे अधिक होती है। सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश कहलाते हैं। तो आंसर है उत्पादक कहलाते हैं। सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर है स्ट्रोमा में। इसका आंसर है स्ट्रोमा में। वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य है। आंसर है क्लोरोफिल को सक्रिय करना। क्लोरोफिल को सक्रिय करना। प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत है जल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। कौन प्रकाश संश्लेषण को सीमित नहीं कर सकता? तो आंसर है ऑक्सीजन। पादपों में वाष्पोत्सर्जन किसमें सहायता करता है? तो आंसर है जल का अवशोषण तथा ऊपरी मुखी गति, जल का अवशोषण तथा अवशोषित खनिजों की ऊपरी गति तथा तापमान का नियम। लैंगिक जनन में नर युग्मक सामान्यतः गतिशील तथा छोटे दोनों होते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक सामान्यतः गतिशील तथा छोटे दोनों होते हैं। सही सुमेलन हमें दिया गया है जीव का और जनन प्रक्रम का। तो लैसमीनिया का द्विखंडन द्वारा जनन होता है, यीस्ट का मुकुलन निर्माण होता है यानी कि बंडिंग जिसे हम कहते हैं, और स्पाइरोगाइरा का खंडीकरण होता है। रंध्रों को घेरने वाली दो रक्षक कोशिकाओं का आकार क्या होता है? इसका आंसर है विवृक का आकार। विवृक का आकार। पुनरुद्ध भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग में से कौन सा जनन के समान नहीं है? इसका आंसर है पुनरुद्ध भवन। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किस प्रक्रम के द्वारा समपोषी बाहर से पदार्थों को लेते हैं तथा उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं? तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण। ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है कोशिका द्रव्य में। जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल परासन कहलाती है। जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल परासन कहलाती है। पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्राय एक ओम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? इसका आंसर है केवल बाहरी सतह। केवल बाहरी सतह। जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण सबपोषी जीवों की कार्बन, जल एवं ऊर्जा में से कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करता है? कार्बन तथा ऊर्जा को। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन के बीच में से कौन सा अंतर सही नहीं है? इसका आंसर है वायवीय श्वसन में पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित होता है और अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में खंडित होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण। ये घटना प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया होती है उसके दौरान ये घटना नहीं है। कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर है एथिलीन। हाइड्रोपोनिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। कौन सा मनुष्य के पेशाब में पीला रंग प्रदान करता है? तो आंसर है यूरोक्रोम। पौधे की किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण। मक्का में परागण कैसे होता है? तो आंसर है वायु द्वारा। बोरॉन, कॉपर, आयरन तथा नाइट्रोजन में से कौन पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो आंसर है नाइट्रोजन। कौन सा वर्णक पेड़ पौधे के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में चलती है? आंसर है वाष्पो उत्सर्जन। पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। यह जब सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो फाजिन में परिवर्तित हो जाता है। तो आंसर है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। जब यह सूर्य के संपर्क में आता है
तो फास्जिन में परिवर्तित हो जाता है, तो वो है क्लोरोफॉर्म। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो आंसर है पत्तियों में। क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था, तो आंसर है केवंतु और प्लेटियर। केवंतु और प्लेटियर। क्लोरोफिल को केवंतु और प्लेटियर के द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। गैर हरित वनस्पति में किसकी कमी होती है? तो इसका आंसर है क्लोरोफिल की। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे का शिथिल होना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है, आप जरूर याद रखें। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है सूर्य से। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो आंसर है एमिनो एसिड से। यह भी आप जरूर याद रखें। जो जीव जो प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी के रूप में जाना जाता है। स्वपोषी के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी है हरा प्रकाश। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो आंसर है हरे पौधे द्वारा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आगे हमारे पास क्लोरोफिल में क्या होता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसका संघटक धातु है? तो इसका आंसर है पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो आंसर है पानी से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो आंसर है जल का प्रकाश अपघटन। क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट तथा नेमाटोब्लास्ट में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? तो आंसर है हेबर लैडिंटन। हेबर लैडिंटन। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे हम एनपीके कहते हैं। किसी वनस्पति उद्यान में फूल निकलने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा निषेचन में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो आंसर है निषेचन पर। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन तथा ऑक्सीजन का वहन में से क्या होता है? तो आंसर है जल का वहन। दोस्तों, आगे हमें दिए गए हैं इसके एमसीक्यू प्रश्न और पहला प्रश्न है प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई? तो इसका आंसर है टैमिन तथा बाल्टीमोर। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज जो है वो हार्वर्ड, टैमिन तथा बाल्टीमोर ने की। इसके लिए इन्हें वर्ष 1975 में फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो ये आप जरूर याद रखें। दूसरा प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन से जो उत्पाद है वो प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हमें दी गई है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें चाहिए होता है 6 CO2 यानी कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और प्लस 12 जो हमें चाहिए होते हैं वो जल के अणु इसमें चाहिए होते हैं। और उसके बाद इसमें सम्मिलित होता है सूर्य का प्रकाश और साथ में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। उसके बाद ये शामिल होकर पूरी क्रिया होने के बाद ये हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं C6H12O6 यानी कि ये ग्लूकोज है हमारा, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है और ये हमारा ऑक्सीजन होगा और ये हमारा जल हमें प्राप्त होगा। तो ये पूरी हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दी गई है और अतः इस क्रिया में ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं जल उत्पाद के रूप में प्राप्त हमें होते हैं। और नोट करने योग्य है कि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही साधारण रूप है, यानी कि ये जो ग्लूकोज है हम इसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन तो हमें उत्पाद के रूप में बाद में प्राप्त होता है। हमें जो प्रकाश संश्लेषण के चाहिए होता है वो सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, जल चाहिए होता है और क्लोरोप्लास्ट जिसे हम क्लोरोफिल हम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो रासायनिक ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक है। इसी के द्वारा प्रकाश ऊर्जा अथवा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित दृश्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। हरे पौधे मुख्यतः लाल व नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा
प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है शमन। शमन यानी कि नॉन फोटो केमिकल क्वेंचिंग प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है। सातों प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चालन और श्वसन। पादपों में अंधकार के समय चालन और श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोर्जन की क्रिया प्रकाश पर निर्भर होती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है, तो इसका आंसर है रंध्र, यानी कि स्टोमेटा भी हम इन्हें कहते हैं इंग्लिश में। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र स्टोमेटा है। रंध्र पत्तों में असंख्य होते हैं। रंध्रों का कार्य वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय होता है। ये आप जरूर याद रखें कि रंध्रों का जो कार्य होता है वो वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय होता है। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? तो आंसर है रंध्री द्वार द्वारा। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना रंध्र द्वार के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा का परिवर्तन जो है वो रासायनिक ऊर्जा में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पौधों के हरे भाग में। पौधों के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों यानी कि पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है। पौधे के हरे भाग में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे CO2 ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, तो आंसर है कार्बनिक द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बनिक द्रव्य का निर्माण तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है यानी कि भोजन का निर्माण करता है? तो आंसर है पत्तियां। पौधे की पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। ये सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन अप्रधान रचना के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, यह आप जरूर याद रखें। प्रकाश संश्लेषण का अविस्तर यानी कि सबस्ट्रेट क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट। प्रकाश संश्लेषण का अविस्तर यानी कि सबस्ट्रेट ग्लाइकोलेट है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल C3 प्रकार के अधिकतर हरे पौधों में प्राय तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं, तो इसका आंसर है चालन का। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक खाद्य एवं जल का चालन करती हैं। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती हैं। तो प्रदूषक गैसें। पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि वे सभी प्रकार की प्रदूषक गैसों का अवशोषण कर शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? किसका अवशोषण करते हैं? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो इसका आंसर है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 3 वर्णक होते हैं। पहला क्लोरोफिल, दूसरा फाइकोबिलिन एवं तीसरा कैरोटीनॉइड। अतः एंथोसाइनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, यह भी आप जरूर याद रखें। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है हरे पौधे। हरे पौधे। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पौधे के द्वारा किया जाता है। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो कि वायु को प्रदूषित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है आत्पोद विद यानी कि हेलियोफाइट।
ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकाश में भली भांति उगते हैं और छाया में अच्छी प्रकार से नहीं उगते उन्हें प्रकाश प्रेमी या आत्पोद्भिद यानी कि हेलियोफाइट्स कहते हैं, जैसे सूर्यमुखी, सागौन, चीड़ आदि। सूर्यमुखी, सागौन, चीड़ आदि। दीप्तकालिता किसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है फूल खिलने। दीप्तकालिता मुख्यतः पौधों के फूल खिलने की क्रिया को प्रभावित करती है। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर है हरा प्रकाश परावर्तित करती है। हरा प्रकाश जो है वो परावर्तित करती है। जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधे की पत्तियों पर पड़ता है तब यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देती है, जिस कारण हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो इसका आंसर है कैरोटीनॉइड। मुख्यतः कैरोटीनॉइड वर्णक यानी कि पिगमेंट पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने में सहायक होते हैं, ये आप जरूर याद रखें। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी की, यानी कि धूप भी हमें चाहिए होती है, पर्णहरित क्लोरोफिल और जल भी हमें चाहिए होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप, जल और पर्णहरित क्लोरोफिल सभी की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्राय हरे पौधे, शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक होता है, जिसका खनिज घटक मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल के विभिन्न प्रकार उनके रासायनिक जो सूत्र है वो निम्नलिखित है, यानी कि क्लोरोफिल जो ए है उसका C55, H72, O5, N4 और मैग्नीशियम इसमें होता है। क्लोरोफिल बी में C55, H70, O6, N4 और मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल C1 में C35, H30, O5, N4 और मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल C2 में C35, H28, O5, N4 और मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल डी में C54, H70, O6, N4 और Mg होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। इसका आंसर है मैग्नीशियम। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो सूची हमें 1 दी गई है और सूची हमें 2 दी गई है। तो इसका आंसर होगा जो क्लोरोफिल है वो एक प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है। नॉस्टॉक जो है वो ड्राई एजोट्रॉफ है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो पादप सतह से पानी की कमी का होना दर्शाता है। और गेहूं का जो किट्टू है वो एक पौधों का एक रोग है। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 यानी कि ऑप्शन डी। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है। नॉस्टॉक ड्राई एजोट्रॉफ है। वाष्पोत्सर्जन पादप सतह से पानी की कमी का होना और गेहूं का किट्टू जो है वो पादप एक रोग है। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है लकड़ी का जलना। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण की जाती है और O2 उत्सर्जित की जाती है, जबकि लकड़ी के जलने में CO2 का उत्सर्जन होता है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑक्सिन का। पादप हार्मोन ऑक्सिन के उचित वितरण से पौधे के प्रकाशानुवर्ती संचलन को नियंत्रित किया जा सकता है। बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है जिब्रेलिन्स। बोने पौधे को जिब्रेलिन्स के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। जिब्रेलिन्स की खोज जापान में हुई थी। जिब्रेला फुजिकरोई नामक फफूंद के कारण ही इस रसायन का नाम जिब्रेलिन पड़ा। स्तंभ तना होता है प्राय। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। स्तंभ तना प्राय धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, जबकि जड़ प्राय ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2 द्वारा। केवल 1 तथा 2 द्वारा, यानी कि अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में और कार्बनिक पदार्थों के रूप में पौधे द्वारा नाइट्रोजन को लिया जाता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों जैसे कि अमीनो अम्ल व अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ये पौधे के तना व मूल के विकास हेतु आवश्यक होते हैं। पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में, इसका आंसर है स्थानागत वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थानों पर स्थित होती है। जड़ व तनों के सिरे पर शीर्षस्थ विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक के विभाजन से लंबाई में वृद्धि होती है। पार्श्वीय विभज्योतक द्वारा मोटाई में वृद्धि होती है। जंतुओं में वृद्धि एक विशेष स्थान पर न होकर सब स्थानों पर होती है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। तो इसका आंसर है कसकुटा यानी कि अमर बैल।
सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हालांकि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपने भोजन के लिए अंशतः या फिर पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार ये अंशतः या पूर्णतः जड़ या तनों के परजीवी बन जाते हैं। कसकुटा यानी कि अमरबेल डोडर एक तने का पूर्ण परजीवी है। जड़ों पर पूर्ण पर रूप से परजीवी के रूप में पाए जाने वाले पौधे हैं ओरम्बेके, रफलेशिया, स्ट्रगा, बेलानोफोरा आदि। सेंटलम एक मूल परजीवी है जो अंशतः परजीवी है। सब पोषित थैलोफाइटों वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है शैवाल। जो पौधे फूल तथा बीज उत्पन्न नहीं करते उनको क्रिप्टोगैम कहते हैं। शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटा वर्ग में किया गया है। इनमें पर्णहरित पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। पौधे में निम्नतः आवश्यक पोषक तत्व तथा लगभग प्रतिशत मात्रा जो है वो निम्नलिखित है। नाइट्रोजन जो है वो 1.5%, पोटेशियम 1%, कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम 0.2%, फास्फोरस 0.2% और सल्फर 0.1% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक पादप वर्णक है जो लाल प्रकाश के लिए प्रकाशग्राही होता है। यह पुष्पन, तंद्रावस्था, पत्ती निर्माण और बीज अंकुरण के जैसी कई विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल रहता है। 40वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो आंसर है कंपोस्ट। कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें फसलों के आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इन्वर्टेस का। ईस्ट इन्वर्टेस का महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्न में से कौन कीटाहारी पादप है? तो इसका आंसर है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक कीटाहारी पादप है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंड और शुष्क स्थिति में। बीजों को संरक्षित रखने के लिए उपयुक्त वातावरणीय दशा ठंड और शुष्क स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में बीजों को अंकुरन तथा सड़न या नष्ट होने से बचाया जा सकता है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे। इसका कारण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बीज आवरण अपारगम्यता। कुछ पौधों के बीज का आवरण बहुत कठोर होता है। फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से गुजरने पर उसकी कठोरता कम हो जाती है, जिससे बीज का अंकुरण संभव होता है। 45वां प्रश्न दोस्तों, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर है एबिसिसिक अम्ल से। बीजों के अंकुरण के लिए जिब्रेलिक अम्ल जिम्मेदार है। यह बीजों के लिए हार्मोन के रूप में काम करता है, जबकि एबिसिसिक अम्ल बीजों की प्रसुप्ति के लिए जिम्मेदार है। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो इसका आंसर है पर्याप्त प्रकाश। बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है, अतः उपयुक्त प्रकाश न होने पर भी बीज अंकुरित हो जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, तो इसका आंसर है उभयलिंग्याश्री। नर पुष्प एवं मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप उभयलिंग्याश्री कहलाता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग है। पुष्प में नर लैंगिक अंग है, तो इसका आंसर है पुंकेसर। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। इसमें बाहरी दलपुंज, पुमंग और जायंग पाए जाते हैं। एक पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं। यह पौधों के नर जननांग है। दो समान माप वाले युग्मों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है समयुग्मकी। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि शैवालों के युग्मक आकारिकीय रूप से समान होते हैं। इन युग्मों को आकारिकीय आधार पर नर व स्त्री युग्मकों में विभेदित नहीं किया जा सकता। इनमें होने वाले लैंगिक जनन को समयुग्मक यानी कि आइसोगेमस कहते हैं। पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो इसका आंसर है कंपोजिटी। कुल में प्राय 5 पुंकेसर दल लग्न
युक्त कोशी अर्थात सभी पुंकेसरों से पराग को संयुक्त होते हैं। इनके पुतंतु यानी कि फिलामेंट स्वतंत्र रहते हैं। लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिरा विन्यास दर्शाता है, यह है, तो इसका आंसर है स्माइलैक्स। लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिरा विन्यास दर्शाता है, स्माइलैक्स है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है वर्तिका तथा वक्त्रिकाग्र। पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथा सबसे कीमती मसाला है। केसर कोकोस सटाइवस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो इरेडेसी कुल के अंतर्गत आता है। इससे पुष्प की वर्तिका यानी कि स्टाइल तथा वर्तिका स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। फुल बिल्स किसमें भाग लेते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कायिक जनन। फुल बिल्स कायिक जनन में भाग लेते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों के अक्षों पर बल्ब की तरह छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे बुल बिल्स कहते हैं। कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें कमी होती है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन की। यूट्रिकुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में यानी कि मिट्टी में उगता है। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करने के कारण यूट्रिकुलेरिया को कीट भक्षी पौधा कहते हैं। कीट भक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, तो आंसर है इसका नाइट्रोजन। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो इसका आंसर है नैपथिन्स। उपरोक्त विकल्पों में से नैपथिन्स कीट भक्षी पौधा है। इसे घटपर्णी यानी कि पीचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां घड़े के आकार की होती है तथा कीटों के बैठने पर तुरंत बंद हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है, इसका आंसर है कसकुटा यानी कि अमर बेल। कीट भक्षी जो पौधे हैं उनमें नैपथिन्स यानी कि घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, डोसेरा, एल्ड्रोवेंडा, डायोनिया, पिंगविकुला, बटरवर्ट्स इत्यादि है। कसकुटा स्तंभी परजीवी है, जिसे सामान्य भाषा में अमर बेल कहते हैं। दोस्तों, यह हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है बिंदु स्राव। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि बिंदु स्राव कहलाती है। बिंदु स्राव की घटना अधिकतर रात्रि में होती है। यह किसी भी सुरक्षा कोशिका की सहायता से नियंत्रित नहीं होती है। यह कुछ ही पौधों में होती है, जैसे घास, मटर, टमाटर आदि। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ वनस्पति विज्ञान का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हमने कोशिका एवं आनुवंशिकता से संबंधित प्रश्न और पादप शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।